स्टार्ट करें। तो आज से ही पढ़ना है भारत का संविधान, और इसमें ये बिल्कुल प्रारंभ से पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैंने इसके बारे में कि राज्य क्या होता है और राज्य व्यवस्था क्या होता है और उसके क्या कार्य होते हैं, उसके अंग क्या होते हैं, डिस्कस किया था मैं। ठीक है। और उसके बाद फिर जो है बताया था मैंने कि संविधान क्या होते हैं और संविधान के प्रकार डिस्कस किया था। ठीक है। तो आज जो है हमें डिस्कस करना है एग्जैक्टली क्या है वो भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है। जानते हैं काफी कुछ अच्छे से मालूम है अब, पर बस थोड़ी सी जो है चीजों को रिवीजन लेते हुए आगे बढ़ना है हमें। ये तो भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या फिर जिनको हम क्या कहते हैं संविधान का इतिहास, पढ़ने की आवश्यकता किस बात के लिए है, इनको क्यों पढ़ना चाहिए हमें? पढ़ना इसलिए हमें चाहिए जिससे कि भारत का संविधान ठीक तरह से समझ में आए। ये मतलब है ना, संविधान को हम जो है बुनियादी रूप से समझ सके एग्जैक्टली जो है भारत के संविधान में है क्या। उनको समझने के लिए संविधान का विकास क्रम किस प्रकार का रहा है या फिर संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इनको पढ़ते हैं। ठीक है। तो संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वहां प्रारंभ कहां से माना जाए संविधान के विकास का, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उनका विकास क्रम है वो कहां से माना जाए, इसमें कई अलग अलग प्रकार के जो है संविधानविद या फिर जो है भारत में अलग अलग तरीके से उनको सोचा जाता है ये। ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं क्योंकि इसमें जो है भारत की जो प्राचीन जो इतिहास की जो परंपरा है, समाज की जो परंपरा है, उनको भी समाहित किए हुए हैं, तो हमें वहां से जो है चीजों को समझा जाना चाहिए। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है। और इसीलिए क्योंकि उसमें भारत के जो सामाजिक जो सांस्कृतिक परंपरा है उनको संविधान का हिस्सा बनाया गया है, और इसी वजह से हम क्या कहते हैं संविधान को अलिखित संविधान, विकसित संविधान इसीलिए कहते हैं ये एक हिस्से को। ठीक है। हालांकि जो है संविधान को मूल रूप से अगर देखा जाए तो हमने क्या है उनको लिखा हुआ है। ठीक है। मगर हाँ उसमें बहुत सी ऐसे जो बातें हैं, बहुत सी बातें हैं जैसे कि कर्तव्य को लेकर कहेंगे तो उसमें जो है समेकित संस्कृति को जो है आत्मसात करना, उनका संरक्षण करना, यही सब है ना ये। ठीक है। और बहुत सारी बातें, तो बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो एक्चुअल में हमारे जो है परंपरागत जो सामाजिक जो ढांचा है उनका हिस्सा है, हमने वहां से लिए है, तो एक तरह सोर्स ग्रुप में काम किया है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं। तो अब एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें जो समझना है कि भारत का संविधान का जो विकास क्रम है, वहां कुछ लोग मानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है। मगर वास्तविक में अगर समझे तो भारत के संविधान के विकास को अगर ठीक तरीके से समझना है तो हमें 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है और उसके बाद जो अलग अलग जो अधिनियम पारित किया गया है उतना ही सफिशिएंट है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये तीन बातें लिया मैंने, ट्रेडिशनली और 1773 से मानने वाले, और कुछ लोग इस तरफ जो है 1858 से मानने वाले। ठीक है। तो अब इसमें जो है बस आगे बढ़ना है, हमें काफी कुछ जानते हैं, बस हमें उनको बस थोड़ा सा रिवीजन लेते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है क्या है भारत के संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो चैप्टर है, टॉपिक है, इसमें जो पढ़ना है हमें, उसके बाद फिर आगे जो है इसमें ये है भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है। इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ बेटर जो है आपको मिल ही जाएगा और जानते भी है ऑलरेडी। तो संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या फिर जिनको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं भारत के संविधान का इतिहास। ठीक है। जानते हैं इसका जो घटनाक्रम है वो प्रारंभ होता है तब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आए। कब आए? 1600 में आए। 1600 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ब्रिटेन के जो महारानी उनसे जो है अनुमति प्राप्त हुआ, उससे जो है अनुमति पत्र प्राप्त हुआ। अनुमति पत्र मतलब एक तरह से है वो अधिकार पत्र है कि वहां ब्रिटेन के वही अकेला कंपनी है, अकेला कंपनी है जो भारत के साथ में व्यापार कर सकता है, किसी कंपनी को कोई अनुमति नहीं दिया गया है। समझ में आ रहा है? अब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आए क्योंकि प्रारंभिक व्यापार जो है उनका मसालों पर आधारित था। प्रारंभिक जो व्यापार है उनका मसालों पर आधारित था। उसके बाद ठीक है, और इसी क्रम में जो है उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने फैक्ट्रियां खोली। ठीक है। हालांकि वो फैक्ट्रियां जो है उस फैक्ट्रियों में किसी प्रकार से कोई निर्माण की गतिविधियां संचालित नहीं होती है, बल्कि वहां पर एग्जैक्टली दिखता है तो क्या है वो पैकेजिंग है। तो किस लिए है? पैकेजिंग के लिए है।
ठीक है। जैसे कि सबसे पहली फैक्ट्री जो है कहां पर खोला गया था, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा सूरत में खोला गया था। उसके बाद फिर जो है कोच्चि और बाकी मछलीपट्टनम और बाकी सब करते करते कहां तक पहुंच गए, वो कलिकाता तक पहुंच गए। यही सब घटनाक्रम हुआ था, ठीक है। मगर इसी बीच व्यापार में तो बढ़ोतरी हुआ ही हुआ, मगर व्यापार में बढ़ोतरी के साथ साथ वहां राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगे। जो देसी रजवाड़े थे उनके साथ में वहां राजनीतिक स्तर पर भी संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए। ये सब घटनाक्रम था। और इसी बीच फिर जो है जब वो राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने लगे, तब जब उनको देसी रियासत के द्वारा, देसी रजवाड़े के द्वारा जब विरोध किया गया, और विशेष रूप से तब जब 23 जून 1757 की बात कर रहे हैं। और ये घटना कहां की है, बंगाल की। बंगाल में कहां पर, प्लासी। बंगाल में कहां पर, प्लासी, ठीक है। जानते हैं 1757, ठीक है, जिनको बोलते हैं 23 जून 1757 का कौन सा है, प्लासी का युद्ध, ठीक है। परिणाम जानते हैं, परिणाम में जो है बंगाल के नवाब जो है परास्त हो गए, हार गए। और उसके बाद फिर जो है इस तरफ जो बंगाल के नवाब बने, उन्होंने जो है इस तरफ जो 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है बंगाल के, उनका दीवानी अधिकार कंपनी को दे दिया गया, ठीक है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये कंपनी का जो है जो दीवानी अधिकार जो प्राप्त हुआ, वो एक तरह से देखा जाए तो रणनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर ये सबसे बड़ा कदम था ये, ठीक है, कंपनी की तरफ से ये। उसके बाद फिर जो है दूसरा और जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटना जो माना जाता है, वहां है 22 अक्टूबर 1764 का बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, ठीक है। इसमें भी जानते हैं कि इसमें इस युद्ध ने, इसके युद्ध के परिणाम ने यह स्थापित कर दिया कि भारत में अब शासन कौन नहीं करेगा। भारत में शासन अब कौन नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा मतलब एक तरह से अब मुगल बादशाह जो है उनकी वो संप्रभुता उस तरह से अब नहीं रहा जैसे कि पहले हुआ करते थे, क्योंकि वहां भी क्या है इस युद्ध में परास्त हो चुके हैं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे जो है जो जानते हैं कि 1765 में एक संधि होता है, जिनको क्या बोलते हैं, इलाहाबाद की संधि, जिनको क्या कहते हैं, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो है हालांकि दो हुए हैं, मगर उनमें हम विशेष रूप से उनकी बात कर रहे हैं जिस संधि से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार और उड़ीसा इनका दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। कब की बात कर रहे हैं हम, 1765 में। और 1765 से फिर आगे जो है 1772 तक, जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित अधिनियम भारत में जो ब्रिटिश कंपनी द्वारा जो नियंत्रित क्षेत्र है उस पर वहां शासन उस पर वहां शासन किया। उस समय तक जो है बंगाल में, उस समय तक बंगाल में जो है बंगाल के जो नवाब है उनका भी शासन है, और साथ में इस तरफ जो ब्रिटिश कंपनी है उनका भी शासन है। बंगाल के जो नवाब है उनके पास में उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ उनके विकासात्मक गतिविधियों का दायित्व है, ठीक है। और इस तरफ कंपनी के पास अधिकार जो है वहां राजस्व वसूल करने का, राजस्व प्राप्ति का अधिकार, मतलब दीवानी अधिकार किनके पास में है, कंपनी के पास में है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कंपनी जो है पहली बार जो व्यापारिक गतिविधियों से मुनाफा कमाता ही था, मगर अब वहां जो है जो स्थानीय जो लोग हैं, जो किसान हैं, आम लोग हैं, उनसे करों की वसूली जो करता है, वसूली करेंगे, वहां भी एक उनका मुनाफा का हिस्सा होगा। समझ में आ रहा है इस प्रकार से। ये कब की बात हुई है, 1765 से लेकर के, अब 1765 से लेकर के 1772 तक, ठीक है, 1772 तक बंगाल में जो है, क्योंकि दोनों का नवाब का भी साथ में और इस तरफ कंपनी का भी शासन, इसीलिए जो है 1765 से लेकर 1772 का जो कालखंड है उनके हम क्या कहते हैं, बंगाल में द्वैत शासन का। द्वैत शासन का मतलब क्या हुआ, एक तरह से बहुत सामान्य भाषा में दो जो प्राधिकारी है उनके द्वारा शासन, ठीक। मगर चूंकि जो है कंपनी उनकी अब व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ जो है रणनीतिक गतिविधियां भी बढ़ रही थी, ठीक है, व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही थी। और इसी वजह से जो है ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ जो राजनीतिक गतिविधियों को भी संचालित कर रहे हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा जो है पहला पार्लियामेंट्री एक्ट, पहला संसदीय कानून भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिन क्षेत्रों पर वहां
जिन क्षेत्रों को उनको दीवानी अधिकार मिला हुआ है, साथ में जो है वहां जो आर्थिक गतिविधियां जिस प्रकार से संचालित कर रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको नियमन करने के लिए, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए एक तरह से जो अधिनियम, पहले जो अधिनियम पारित किया गया उनको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट वो पहला एक्ट है ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा पारित, जिसने थोड़ी मात्रा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हुआ, थोड़ी मात्रा में, ठीक है। और उसके बाद जितने भी अधिनियम पारित किए गए, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जितने भी अधिनियम पारित किए गए, चाहे वहां संशोधन अधिनियम 1781 का हो, चाहे वहां ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 का हो, चाहे वहां चार्टर एक्ट 1793 का हो, फिर चार्टर एक्ट 1813 का हो, चाहे वहां चार्टर एक्ट 1833 का ही क्यों ना हो, और लास्टली जो है 1853 का चार्टर ही क्यों ना हो, इस अलग अलग अधिनियमों के माध्यम से जो है कंपनी पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण की मात्रा निरंतर बढ़ता चला गया, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रण की मात्रा बढ़ती चला गया, और फाइनली जो है 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद अब भारत में कंपनी का जो शासन था, या उनका जो क्षेत्र था जिस पर वहां शासन करता था, जिनको कहते थे ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र, ठीक। अब उसका जो संपूर्ण नियंत्रण जो है वहां ब्रिटिश ताज के पास चला गया, उनका जो नियंत्रण, संपूर्ण नियंत्रण जो किसके पास चला गया, ब्रिटिश ताज के पास चला गया। और वहां पर उस ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र में शासन करने की जो शक्ति है, अब वो प्रारंभ कहां से होता है, ब्रिटिश ताज से, ब्रिटिश ताज से। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया, कब से, 1858 से। उसके पहले भी कह सकते हैं कि भारत में एक तरह से औपनिवेशिक शासन कंपनी के द्वारा किया जाता था, मगर एग्जैक्टली अगर देखें तो नवंबर 1858 से जो है भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया, ठीक, इस तरह से ही है। तो उसके बाद फिर जो है 1758 के बाद, 1758 में भारत में अब चूंकि शासन सम्राट के द्वारा किया जाना है, इसके लिए फिर क्या है, नया अधिनियम। कौन सा अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें कुछ मौलिक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया कि भारत की जो संप्रभुता है किसमें निहित है, सम्राट में निहित है। तो शक्ति का जो स्रोत है भारत में शासन का, कौन है, सम्राट है। ये यहाँ जो अधिकारी और जो कर्मचारी जो काम करते हैं वो जिनकी सेवाओं में है, तो किनकी सेवाओं में है, वो सम्राट की सेवाओं में है, इस तरह से। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में जो है जो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र में संपूर्ण जो नियंत्रण को स्थापित कर दिया इस 1858 के अधिनियम में जो है बहुत सारी बातें और थे। और उसके बाद क्योंकि 57 की जब क्रांति हुआ तो ये तो स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश कंपनी जो है भारतीयों के सहयोग से उन्होंने कोई शासन का संचालन नहीं किया है, ठीक है। और इसीलिए असंतोष की भावना, और फाइनली क्या है, परिणाम उनका विद्रोह। भविष्य में इस प्रकार से कोई गतिविधियां, इस प्रकार से कोई विद्रोह और ना हो, इन सब बातों को और कई बातों को ध्यान में रख करके जो है ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा 58 से ही सुधार के कई गतिविधियों को उसने जो है आगे बढ़ाए थे, ठीक है। सैन्य स्तर पर सुधार की गतिविधियां हैं, शासन की स्तर पर, प्रशासन की स्तर पर, और न्यायिक सभी क्षेत्रों में सुधार की गतिविधियों को उसने संचालित किए थे। साथ में यहां भी मंशा जाहिर किया गया उस समय सम्राट के द्वारा कि अब आगे भविष्य में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करके जो है भारत में शासन का संचालन करना है। और इसी सहयोग की नीति के अंतर्गत जो है 3 अधिनियम पारित किए गए। पहला अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1861, दूसरा अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892, तीसरा अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909। ये यहां तक क्या है, ये सहयोग की नीति के अंतर्गत 1909 तक। उसके बाद फिर जो है और भी कई अलग अलग घटनाक्रम हुए, ठीक है। और फिर फाइनली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और उसको फिर एक कानून का रूप दिया गया, नए अधिनियम का रूप दिया गया, जिसका बेसिक उद्देश्य एक तरह कह सकते हैं कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, ठीक, इस तरह से। ये तो ये सब घटनाक्रम है इसमें, ठीक। उसके बाद फिर भारत परिषद अधिनियम 1919, और जिसने भारत में थोड़ी सी जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया।
और उसके बाद फिर बहुत सारे और भी घटनाक्रम है, ठीक है, जिनको आगे थोड़ा बारी बारी से हम करेंगे इसमें, ठीक है। तो फिर क्या है, साइमन कमीशन का गठन किया गया, जानते हैं 1927 में, और उसके बाद इसमें इसी समय नेहरू रिपोर्ट भी आया था, ये भी जानते हैं। फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ था 30 से लेकर 32 तक के बेस में भी जानते हैं, ठीक है। फिर सांप्रदायिक अधिनिर्णय आया था 1932 का, इसके बाद पुणे समझौते भी हुए थे 1932 का, फिर उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 का। 37 में अधिनियम लागू हुए और फिर चुनाव भी हुए थे। हालांकि उस चुनाव के बाद जो कांग्रेस या फिर लीग, ये भी जिनको भी वहां पर जीत मिला, उनको सरकार बनाए थे, मगर कांग्रेस के द्वारा जो है विशेष रूप से तब जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय बिना कांग्रेस या बिना भारतीयों के सहमति प्राप्त किए भारत को जब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है, तब उसके विरोध में जो है कांग्रेस शासित जो कांग्रेस की सरकार जहां जहां पर जिन जिन प्रांतों में उनकी सरकार थी, सबने अपनी इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, ऐसे हुआ था ये, ठीक। और उसके बाद फिर जो है इसी घटनाक्रम में बहुत सारे और एक्टिविटीज हुए। फिर 40 में फिर उस समय अगस्त प्रस्ताव आया, ये भी जानते हैं। उसके बाद फिर आगे इसमें क्रिप्स प्रस्ताव आया 42 में, वो भी जानते हैं। उसके बाद फिर आगे एक वेवेल योजना भी है, ठीक है। मगर फाइनली जो है एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में जो है संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन और साथ में अंतरिम सरकार का भी गठन के लिए जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा या फिर ब्रिटेन से जो है कैबिनेट मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक डेलीगेट्स भारत पहुंच गए, जिनको क्या बोलते हैं कैबिनेट मिशन, एक प्रस्ताव के साथ में। और उसी प्रस्ताव को हम क्या बोलते हैं कैबिनेट प्रस्ताव, जिसके अंतर्गत जो है 2-3 बातें हैं, 3 मुख्य बातें। एक संघीय भारत की स्थापना, दूसरा संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन, और तीसरा अंतरिम सरकार का गठन, ठीक इस तरह से ये। और इसी के अंतर्गत फिर जो है फाइनली जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमारी शुरुआत हो, वो भी चल रहा है। और इनके साथ साथ जो है भारत की जो है स्वतंत्रता का भी जो है ये गतिविधियां आगे बढ़ना शुरू हो गया। और फाइनली जो है संविधान निर्माण भी हो रहा है इस तरफ, और साथ में इस तरफ उससे पहले संविधान को जो है हम निर्माण पूरी तरह से कर पाते और उसके लागू कर पाते, उससे पहले जो है 15 अगस्त 1927 को भारत स्वतंत्र हो गया, ठीक। पूरी स्टोरी लगभग इसी प्रकार की है, ठीक है, स्टोरी बल्कि पूरी तरह से इसी प्रकार की। मतलब यह हुआ कि संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, पहला कालखंड में कंपनी के शासन के अंतर्गत जो अलग अलग अधिनियम, उसके अधिनियमों के माध्यम से जो है संविधान के विकास, दूसरी तरफ सम्राट का जो शासन रहा 1858 से लेकर के जो है 1947 15 अगस्त तक, उस समय उस अलग अलग अधिनियम निर्णयों के माध्यम से संविधान का विकास। हमारे लिए प्रश्न के स्रोत समानता यही होते हैं, ठीक है। मगर मुख्यतः ध्यान में रखना है कि इसमें आगे में जो हर एक अधिनियम से जो कुछ कुछ बातें मैं लूंगा, कुछ पॉइंट से लूंगा, ठीक है, वो उनको ध्यान में रखना है, आपको याद करते चले जाना है। पढ़े तो है ऑलरेडी, मगर बस उनको थोड़ा सा दिमाग में ताजा हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि आगे बढ़ जाऊं मैं अब ये, ठीक है। तो पहले जैसे कि जो है बताया मैंने कि ये ब्रिटिश कंपनी जो भारत में जो व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों को भी अब वो संचालित कर रहे हैं, और इसी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा उनको रेगुलेट करने के लिए एक कानून पारित किया। ये पहला संसदीय कानून है, ऐसे ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे पूछते हैं, ये बहुत सिंपल फैक्ट्स होंगे, ठीक है। इस तरह से पूछते हैं, स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन दिया तो उसको इस तरह से समझना है। ये पहला संसदीय कानून है, ठीक है, जो कंपनी भारत में जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको नियमन के लिए जो है स्वाभाविक है। अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो पारित किया जा रहा है कानून, और उस कानून के माध्यम से जो है कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करना है, तो स्वाभाविक है पहले उनको कार्यों को मान्यता देना पड़ेगा। इस वजह से जो है इनके जो प्रशासनिक और राजनीतिक जो कार्य है उनको मान्यता दिया गया, और उनको रेगुलेट करने के लिए, नियमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक कोड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना का प्रावधान किया गया। इनकी बात कर रहा हूं मैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 2 बातें ले लिया मैंने, ठीक है, 2 बातें ले लिया। अब इसके साथ साथ जो है आगे जो है ले रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद चूंकि इसमें जो है, ठीक उनमें जो है ये कंपनी के जो प्रशासनिक और साथ में इसमें क्या है राजनीतिक, प्रशासनिक और साथ में क्या है इसमें राजनीतिक, दोनों कार्य इनको मान्यता दिया गया। और साथ में जो है
कंट्रोल के लिए ब्रिटेन में, उनके नियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए ब्रिटेन में एक संस्था बनाया गया जिनको क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जिनको क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ जो है अब भारत में जो है, क्योंकि जो कंपनी जिन क्षेत्रों पर जो है अपना आधिपत्य स्थापित किया है, जिन क्षेत्रों पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया है, एक तरह से कह सकते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहा है। समझ में आ रहा है ये? तो वो क्षेत्र है, तो सभी वहां पर अब इस कंपनी के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा जो है एक सर्वोच्च प्राधिकारी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो है गाइडलाइंस पर, उसके निर्देश पर वहां काम करे। ऐसे व्यक्ति पहले एग्जैक्टली देखा जाए तो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, और तीनों में वहां पर गवर्नर हुआ करते थे। तो अब चूंकि जो है इस तीनों क्षेत्रों को एक साथ इंटीग्रेट किया जाना है, उनको वो तभी एक साथ नियंत्रित कर सकते हैं, तभी उसको रेगुलेट कर सकते हैं। इसी वजह से जो है, जो बंगाल का जो गवर्नर जो हुआ करता था, अब उस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, या उनको उनके लिए पद सृजित किया गया। और इनके साथ साथ जो है, जो बॉम्बे और जो मद्रास है, उनको इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ कर दिया। समझ में आए? तो इस प्रकार से क्या हुआ कि शक्तियां जो है पहले तीन हिस्से में अलग अलग काम कर रहे थे, मगर अब उनका इंटीग्रेशन हो गया, और इंटीग्रेशन होने के साथ साथ इनमें जो सर्वोच्चता स्थापित हो गया, वहां जो है किसका, बंगाल के गवर्नर का, जिनको अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले गवर्नर जनरल के रूप में कौन थे, वारेन हेस्टिंग। ठीक इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से क्या हुआ कि अब इसीलिए एग्जैक्टली कह सकते हैं कि जो तीनों जो प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, उस तीनों प्रेसिडेंसी में जो है अब एग्जैक्टली जो है नियंत्रण सत्ता का किसके पास में है, केंद्रीय स्तर में है। किसके स्तर में, केंद्रीय स्तर मतलब कौन, बंगाल के गवर्नर जनरल। इसीलिए कहते हैं कि भारत में जो केंद्रीय प्रशासन के जो नींव है, वो कब रखा गया, इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1773 में। समझ में आ रहा है यहां तक ये? ठीक, तो ये दो तीन प्रोविजन मैंने ले लिया। ठीक, उसके बाद फिर इसी अधिनियम के माध्यम से जो है अगला जो है महत्वपूर्ण जो उसमें जो प्रावधान किया गया था, वहां था कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में किया गया। ठीक, 1774 में किया गया। उसमें 4 सदस्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश, क्या नाम है उसका, मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? अरे पढ़े हैं आप लोग, मुझे मालूम है ये। ठीक है, ऑनलाइन में किसी को भी मालूम हो तो मुझे बता देंगे, रिप्लाई करेंगे। क्या नाम था, एलिजाबेथ। क्या नाम था, एलिजाबेथ। देखो लोग पढ़े हैं आप लोग ये, और जो बातें पढ़े हैं उनको अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर वो कैसे चलेंगे? समझ में आ रहा है ना ये? ठीक है, इसलिए रिवीजन करने बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब उसमें अभी याद दिला दूंगा तो ठीक है, याद आ गया ये, ठीक है, मगर उसको हर बार याद तो मैं नहीं दिला सकता ना, और कम से कम एग्जाम हॉल में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है कब किया गया, 1774 में किया गया। 4 सदस्य थे उसमें, उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश बता दिया मैंने कौन है, एलिजाबेथ इम्पे। ठीक है, अब मगर समस्या यह था साथ में, इसमें एक समस्या इस प्रकार से, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के जो है जो न्याय क्षेत्र, मतलब इनका जो जुरिसडिक्शन जो रखा गया, बंगाल के साथ साथ मद्रास को भी रखा गया था। समझ में आ रहा है इसमें जो प्रावधान किया गया उस समय, और यही आगे चल करके एक विवाद का कारण भी बना रहा। समझ में आ रहा जो बातें कह रहा हूं मैं? कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का जो न्यायिक क्षेत्र होता है, उस समय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रावधान किया गया, तो वह बंगाल के साथ साथ जो है कहां के लिए भी, मद्रास के लिए। साथ में इन्होंने जो है इस कलकत्ता के जो उच्चतम न्यायालय है, उनको शक्ति प्रदान किया गया था कि वहां कुछ मामलों में वहां गवर्नर जनरल और उनका जो परिषद है, उनके निर्णयों के विरुद्ध भी वहां निर्णय दे सकते हैं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? और वैसे ही राजस्व के मामले से संबंधित भी कुछ प्रावधान थे इनमें, ठीक है, जो विवादित हो गए।
आगे चल करके। और यही कारण था कि उनकी यही कमियां बन गया, और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए फिर आगे चल करके जो है दूसरा और अधिनियम मतलब संशोधन अधिनियम लाने पड़ गए 1881 का। समझ में आ रहा है? ये इसी से जुड़ी है, इनकी कमियों को दूर करने के लिए एक्चुअल में जो है ये संशोधन अधिनियम 1781 लाया गया। कमियों को दूर करने का मतलब क्या, यहाँ जो प्रावधान किए गए थे, जो गवर्नर जनरल को ज्यादा उनकी शक्तियों को सीमित करता था, और दूसरी तरफ जो मद्रास को भी जो है जुरिडिक्शन में बढ़ा दिया गया था, उनको समाप्त करना था, उनको समाप्त करना था। ठीक इस प्रकार से ये जो है, तो अब इसी को क्या है, समाप्त किया गया यहां पर ये। ठीक, तो इसी क्रम में फिर 1773 का जो एक्ट है, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना, मगर थोड़ा सा विवाद, और उसके साथ साथ इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि कंपनी के जो कर्मचारी जो है, कंपनी के जो कर्मचारी है वो निजी तौर पे भी व्यापार करते थे, और साथ में वहां जो रजवाड़े हैं और जो व्यापारी वर्ग है उनसे वो बड़े उपहार, गिफ्ट और घूस भी लेते थे। इसीलिए इन सब जो गतिविधियां हैं उन सब पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया। और वो तो ब्रिटिश एरा था कि इस प्रकार से प्रतिबंध लगाने के बाद कोई नहीं करेगा, मगर भारत में इस प्रकार के जो है स्थिति अभी वर्तमान भी नहीं है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक इस तरह से ये। अब ये सब जो है प्रावधान किसका हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इसके बाद फिर 1781 का संशोधन। जैसे बताया मैंने जो है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो किया गया था, उनके जो न्याय क्षेत्र थे मद्रास में भी, और साथ में वहां गवर्नर जनरल और उनकी जो परिषद की जो कुछ जो जो उनकी जो शक्ति है उनको वो सीमित करता था। ठीक है, और इसीलिए जो है इसीलिए जो है उन्हीं को जो है ठीक करने के लिए, ठीक करने का मतलब क्या किया गया है इसमें, जो परिषद जो गवर्नर जनरल है और साथ में जो मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उससे मुक्त कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? इनके शासन दूसरा और महत्वपूर्ण था कि राजस्व संबंधी मामले जो है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रखा गया था इस रेगुलेटिंग एक्ट 73 के माध्यम से, मगर अब उनको भी यहां से बाहर कर दिया गया। समझ में आ रहा है ये आसानी से याद हो रहे होंगे, मुझे अच्छे से मालूम है। इसके बाद फिर जो है दूसरा जो अधिनियम 1781 तक पहुंच गया मैं। 1781 के बाद जो है 1784 का पीट्स एक्ट, विलियम पीट्स प्रधानमंत्री हुआ करते थे ब्रिटेन के, और उसके द्वारा ये उनके कालखंड में पारित ये अधिनियम क्या बोलते हैं, पीट्स एक्ट। पीट्स एक्ट, ठीक है, पीट्स एक्ट है। इसके पहले जो है बता दूं मैं, इस तरफ रेगुलेटिंग एक्ट जब प्रावधान किया गया तो गवर्नर जनरल और उनकी सहायता के लिए इसमें बनाया गया था परिषद। कितने सदस्य उसमें, 4 सदस्य, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। ठीक, ये सब ध्यान रखना है क्योंकि आगे यही सब परिवर्तन आएगा ये। तो पीट्स एक्ट 1784 में, पीट्स एक्ट 1784 में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है, बहुत महत्वपूर्ण जो है अधिनियम रहा। अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि इसने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे जो प्रावधान किया गया था उनको अब समाप्त कर दिया गया, और उनके स्थान पर जो है 2 संस्थाओं की स्थापना किया गया, 2 संस्थाओं का गठन किया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर जिनको जो है नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक बोर्ड, और क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल, निदेशक बोर्ड है, और एक क्या है नियंत्रक बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बहुत सामान्य समझ लेना है, निदेशक मतलब डायरेक्टर की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक की ये जो है व्यापारिक गतिविधियों के देखरेख से संबंधित, उनके प्रबंधन से संबंधित था। समझ में आ रहा है ये? और दूसरा जो है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो कंपनी के राजनीतिक और जो प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं उनको निर्देशित और मार्गदर्शित करने के लिए हुआ करता था। इस प्रकार से जो है कंपनी ही जो है ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, और ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को भी वो संचालित कर रहे हैं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं? तो इस पर देखा जाए तो ऊपर ब्रिटेन में ये 2 संस्था, 2 अलग अलग संस्था इनको रेगुलेट कर रहे हैं। इसीलिए जो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भारत में जो उस ब्रिटिश आधिपत्य वाला जो क्षेत्र, इसको इस अधिनियम में पिट्स एक्ट में जो ब्रिटिश कंट्रोल्ड क्षेत्र हुआ करता था उसको इसी अधिनियम में पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र भी कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। समझ आ रहा है ये? ठीक इस प्रकार से ये। अब इसमें जो है जो कंपनी जो वहां पर राजनीतिक गतिविधियों संचालित करते हैं उनको भी, तो वो उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनके लिए जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो उस क्षेत्र में, ब्रिटिश अधिपत्य वाला क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने द्वैत शासन को स्थापित किया, द्वैत शासन को स्थापित किया। कब की बात कर रहे हैं हम? 1784 की बात कर रहे हैं, पिट्स एक्ट में। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अब, इस प्रकार से क्या हुआ कि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है कंपनी के जो कार्य भारत में जो किया जा रहा है, अब उनको रेगुलेट करने लगा। ठीक, तो नियंत्रण की मात्रा पहले की तुलना में क्या है, अब बढ़ गया, पहले की तुलना में क्या है, बढ़ गया। इनके साथ साथ इनमें जो प्रावधान किया गया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल और उनके जो परिषद, जिनमें 4 सदस्य पहले हुआ करते थे, अब उनमें उस परिषद को क्या बोलते थे, कार्यकारी परिषद। एग्जैक्टली जो है उस समय भारत में जो है जो ब्रिटिश अधिपत्य वाला क्षेत्र है, उसके जो सर्वोच्च जो प्रशासक है वो कौन है, बंगाल के गवर्नर जनरल। और उनको कानून की तो आवश्यकता, कानून विशेष उनको जो कानून को उनको जो लागू करना है, शासन जो करना है, और उन शासन को सहायता करने के लिए क्या है, उनके पास में एक कार्यकारी परिषद, जिनमें कितने सदस्य, पहले 4 होते थे रेगुलेटरी एक्ट 1773 में, मगर अब यहां से क्या है 3, यहां से क्या है 3। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि गवर्नर जनरल और साथ में जो है उनका परिषद, जिनमें कितने मेंबर है, 3 मेंबर है। और इनके साथ साथ जैसे बताया मैंने, जो है बंगाल है और साथ में क्या है मद्रास, ये 2 प्रेसिडेंसी है। तो स्वाभाविक है वो प्रेसिडेंसी है, तो पहले बता चुका हूं मैं कि अब ये सीधे तौर पे जो है गवर्नर जनरल के अधीनस्थ होकर, एक तरह से गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर जनरल मतलब कहां के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल। और एक तरह से जो है बंगाल के गवर्नर जनरल जो है इस तरफ जो मद्रास, और साथ में इस तरफ बॉम्बे, ठीक है, इन दोनों का अधीक्षण जो है कौन करता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, और इनकी भी अपनी कार्यकारी परिषद है, इनकी भी अपनी क्या है, कार्यकारी परिषद है। इनको क्या बोलते हैं, कार्यकारी परिषद। तो कार्यकारी परिषद एक तरह से देखा जाए तो यही जो है कानून बना भी रहा है और कानून को लागू भी कर रहा है। ठीक है, और गवर्नर जनरल को जब कानून बनाना होता है तो भी, और कानून को लागू करना है तो भी कौन काम करता है, केवल यही एक परिषद है। मतलब अभी जो है विधायी और कार्यपालिका जो शक्ति है वो एक तरह से देखा जाए तो एक ही में निहित है, और साथ में कुछ नई गतिविधियों को भी संचालित करते हैं गवर्नर जनरल। तो एक प्रकार से देखा जाए तो कोई शक्ति का विभाजन यहाँ पर अभी नहीं। ठीक, इस तरह से ही है। तो ये कब बात कर रहे हैं हम लोग, किस अधिनियम की बात कर रहे हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद एक बताया था मैंने घटना जो है, तत्कालीन समय में जो है ब्रिटेन में बड़ा एक महत्वपूर्ण अनुभवी प्रशासक, जिनका नाम क्या बताया था मैंने, क्या नाम, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस जो है वहां भारत में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बनने के लिए उन्होंने 1-2 प्रकार के शर्त रखे थे। ठीक है, और उन्हीं शर्तों के अनुरूप जो है जो पिट्स एक्ट 1784 थे उसमें कुछ संशोधन किए गए आगे, जिससे कि जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उनको पद दिया जा सके। ठीक है, तो वो संशोधन किए गए थे 1786 में, इसीलिए इनको जो है संशोधन अधिनियम 1786 कहते हैं। ठीक है, और इसमें प्रधान सिर्फ इतना ही है कि इसने इस अधिनियम, इस संशोधन अधिनियम ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष अधिकार दिया गया। साथ में विशेष अधिकार तो दिया ही गया, इनको एक दूसरा और पद जो पहले अलग हुआ करता था, सेनापति का, सेनापति का पद का मतलब क्या हुआ, कमांडर इन चीफ। तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर जो है वह किसको, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर किसको बनाया गया, यही जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया। जो एग्जैक्टली कौन है, वो बंगाल का गवर्नर जनरल है, जो जिस प्रकार से वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 53 में, ठीक है, तो नागरिक जो 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 हमारे पास में जो है, जो नागरिक जो शक्ति है, मतलब सिविल जो नागरिक जो शासन है, कर सकते हैं सिविल सर्विसेज अगर देखा जाए। ठीक है, और एक जो है सैन्य शासन भी है हमारे पास, दोनों प्रकार की है। ठीक है, तो सरकार के जो मुखिया है, सरकार के मुखिया कौन, भारत के राष्ट्रपति, और साथ में तीनों सेनाओं का भी सर्वोच्च कमांडर भी कौन है, भारत के राष्ट्रपति। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सैनिकों पर शासन किसका है, नागरिकों का है। ठीक है, इस प्रकार से ये तो वैसी सेम स्थिति। तो यहां पर कॉर्नवालिस के पास ये जो है नियंत्रण
तो एक तरह से उनके पास में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस इस तरह से जो है ये सैनिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक तरह से क्या है निहित हो गए, समाहित हो गए। यहां से प्रक्रिया शुरुआत हो रहा है। समझ में आ रहा है इसको, इस तरह समझ रहे हैं हमें ये। उसके बाद फिर जो है अब जो पहले जो है जो अधिनियम पारित किए जा रहे थे, अब उनके बाद क्योंकि नियंत्रण की मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। नियंत्रण की मात्रा बढ़ रही है और इसी क्रम में जो है नियंत्रण की मात्रा और कुछ संशोधन और कुछ उसमें बदलाव किए जाने थे उनके लिए। ठीक है, उनके लिए जो है 1793 में ये चार्टर, ठीक है, चार्टर पारित किया गया, चार्टर एक्ट 1793। 1793 के जो चार्टर एक्ट है उसने बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनकी शक्ति को और बढ़ा दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति जो है उसको इस तरह से बढ़ाया गया, क्या उनकी परिषद के साथ में उनकी शक्ति इस प्रकार से बढ़ाया गया कि एक तरह से जो मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, धीरे धीरे उनकी जो विधायी शक्ति है वो लगभग सीमित हो जा रही है। उनकी जो विधायी शक्ति है उनकी जो है वहां सीमित हो जा रही है। प्रेसिडेंसी थे उस समय, ठीक है। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो अब इस पर कंट्रोल एक तरह किसका हो जा रहा है, गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल किसका, बंगाल का गवर्नर जनरल का। जबकि वहां पर ऑलरेडी जो है कौन है, मद्रास का गवर्नर और साथ में बॉम्बे का भी गवर्नर, उनके पास भी कार्यकारी परिषद है। मगर अब मद्रास और बॉम्बे पर जो है नियंत्रण की जो मात्रा है वो लगातार क्या है, बढ़ते जा रही है। इनके साथ साथ जो है इस चार्टर एक्ट 1793 में ये प्रावधान भी किया गया कि अब जो ब्रिटेन में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामलों पर नियंत्रित करता है ये कंपनी के, समझ में आ रहा है ये, क्योंकि इसमें सभी सदस्य कौन होंगे, ब्रिटेन के होंगे। और ब्रिटेन में ही अगर मान लो उनका ऑफिस है, कार्यालय है, तो स्वाभाविक है उसके अधिकारी और कर्मचारी सब कौन होंगे, ब्रिटिश होंगे। ठीक है, इस चार्टर में प्रावधान किया गया कि ब्रिटेन में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी और जो कर्मचारी है उनका जो वेतन दिया जाना है अब वहां जो है भारत के राजस्व से दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्टर ने ये प्रावधान किया कि अब ब्रिटेन में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके वेतन का भुगतान वो भारत में जो करों की वसूली किया जा रहा है ब्रिटिश कंपनी के द्वारा उससे किया जाएगा, ना कि जो है जो व्यापारिक गतिविधियों से जो है जो मुनाफा कमाता है उस धन से। समझ में आ जो कह रहा हूं मैं ये, इस प्रकार से ये। तो एक दृष्टि कहा इसका परिणाम ये हुआ कि भारत से अब जो धन जो है करों के रूप में वसूल करके अगर वो भारत में ही खर्च कर देते थे, भारत में रहते थे, तो उतना समस्या नहीं था हमारे लिए। मगर समस्या अब उस समय तब बढ़ रहा है तब जब भारत से धन का वेतन तो कभी कार्यालय के खर्च के नाम पर, ठीक है, तो कभी जो है पेंशन के नाम पर, ठीक है, या फिर किसी और तरीके से भारत से उनका धीरे धीरे क्या हो रहा है, पलायन हो रहा है। तो इस प्रकार से भारत से धन का पलायन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इस प्रकार से जो है जो विदेश में जो कोई कार्यालय है ब्रिटेन में, ठीक है, और या फिर जो है कोई अधिकारी कर्मचारी जो है वहां जो काम करते हैं कंपनी के लिए, जो भारत के शासन और भारत में व्यापारिक गतिविधियों या फिर उनकी राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित है, तो स्वाभाविक है उनके लिए जो वेतन दिया जा रहा है वो भारत का राजस्व दिया जाना है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि ये इस प्रकार से जितने भी धन गए, और भी कई तरीके हैं, मगर इस प्रकार से जितने भी धन गए ब्रिटेन की तरफ, ठीक है, वो सब के सब एक साथ में समेकित रूप से कहा गया उनको होम चार्जेस। क्या कहा गया, होम चार्जेस। तो होम चार्जेस में एक हिस्सा किसका है, ये इस तरह के वेतन भी थे। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। तो इस प्रकार से ये जो चार्टर था 1793 का, छोटा सा प्रावधान, मगर इसने बहुत बड़ी मात्रा में भारत का शोषण करने का काम किया, भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने के काम, ये लगभग इस तरह के कार्य और भी कई है, तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ 1793 का चार्टर। अब 1793 के चार्टर के बाद क्योंकि धीरे धीरे कंपनी जो है ब्रिटिश कंपनी, अब उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ते जा रही है।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है और व्यापारिक गतिविधियां भी है, व्यापारिक गतिविधियां भी है, मगर ज्यादा अब उनकी रुचि अगर एक तरफ देखा जाए तो किस तरफ बढ़ती जा रही है, राजनीतिक गतिविधियों की तरफ बढ़ती जा रही है। मगर साथ में चूंकि यहाँ व्यापारिक गतिविधियों से वहां मुनाफा भी कमाता है, बिना व्यापारिक गतिविधियों से भी वहां बहुत ठीक ठाक मात्रा में मुनाफा भी कमाता है, ठीक है। और इसी वजह से ब्रिटेन में जो और भी कंपनियां हैं वहां भी चाह रहे हैं कि भारत में आए और भारत के साथ व्यापार करके वहां भी मुनाफा कमाए। इसी वजह से जो है यहां तक की स्थिति निर्मित हो गया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जो है अब वहां चर्चा होने लगा है कि अकेले केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जो है भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति क्यों, जबकि ब्रिटेन में ऐसे और भी कई बड़ी कंपनियां हैं जो व्यापार करने को ललायित है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है तो स्वाभाविक है कंपनी पर तो ठीक है, उस पर तो दबाव होंगे, मगर ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है मेंबर है उनको भी व्यापारिक जो समूह है उनका दबाव था। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। और इसी वजह से एक ये बड़े कारण है, ये एक क्या बड़ा कारण है। इनके साथ साथ क्योंकि अब 1813 तक पहुंच गए हम, ये 1813 तक पहुंच गए हैं। और 1813 तक की स्थिति में अगर समझे, क्योंकि भारत में शिक्षा का स्तर जो है बहुत खराब कर चुके हैं, ठीक है। शिक्षा के लिए कोई प्रयास किए नहीं है लोगों ने। और ब्रिटिश में अगर अभी शिक्षा प्रयास अगर नहीं किए तो स्वाभाविक है उनको अगर मान लो जो है चपरासी भी, प्यून भी अगर रखना है अपने कार्यालय में ब्रिटिश लोगों को भारत में, तो स्वाभाविक है उनकी भाषा भी तो समझ में आए, पहने ठीक है जैसे भी हो मगर भाषा बोली तो समझ में आने चाहिए ना, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने जो है ऐसे कई कारक, और ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया जिससे उनको सुविधा हो, ठीक है। अब उनके घर का सफाई करना है और कह रहे हैं कि उनको सफाई कर दो, तो उनको बातें समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे वो, समझ में आ रहा है। इसीलिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भारतीय दिखने में तो लगता है कि दिखने में तो कम से कम वो रहे तो भारतीय, मगर दिखने में कम से कम कैसा हो जाए, बोलने में कैसा हो जाए, ब्रिटिश हो जाए। इसीलिए थोड़ी बहुत जैसी भी करके उनको जो है कुछ कुछ लोगों को सिखाया जाए, कुछ कुछ लोगों को पढ़ाया जाए, ठीक है। एक लोगों को 2-4 लोगों को पढ़ाएंगे तो 2-4 लोग जो है और 8 और 12 लोगों को पढ़ाएगा। अब वो 12 लोग जो है और 24 और 26 लोगों को पढ़ाएगा, और 24 और 26 लोग जो है आगे 48 और 52 लोगों को पढ़ाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, एक बिल ऊपर से गिराएंगे तो उसके बाद वो 2 भागों में बढ़ जाएगा, 2 लोगों पर टिपकेगा, फिर 4 लोगों पर टिपकेगा, और इस प्रकार से टपक 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 कर जो है वहां शिक्षा जो है ऊपर से नीचे तक आएंगे, ठीक है। तो एक तरह से देखते हैं टपकन सिद्धांत हो गया ये, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है ये सब परिस्थितियां हैं एक्चुअल में ये, और इन्हीं परिस्थितियों में जो है, और साथ में ये भी है अब चूंकि केवल ये शासन मतलब व्यापारिक गतिविधियां ना कि सोची समझी बहुत, अगर लार्जली अगर समझेंगे तो बड़ी रणनीति नजर में आता है। एक तरफ से क्या है कि वो व्यापारिक गतिविधियों व्यापार करने के लिए आए, दूसरा साथ में क्या है राजनीतिक गतिविधियां भी करने शुरू कर दिए, तीसरा यहाँ की जो संस्कृति है उसमें बदलाव करना शुरू कर दिया, चौथा उन्होंने यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर यहाँ पर धर्म परिवर्तन करना भी शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है ब्रॉडवे में ये इस तरह से, तो ये सब गतिविधियां जो है इसी समय हो रही है ये, ठीक है। एक तो क्या है अभी जो है पैसे एक साथ में जो है व्यापार करके भी मुनाफा कमा रहा है, और इस तरफ जो है जो राजस्व वसूल करता है उससे भी पैसा आ रहा है, तो पैसे को एक साथ जो है रख दिए और उसमें क्या है वो एक साथ खर्चा कर रहे हैं, तो उसमें क्या है वो घालमेल हो जा रहा है, एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है कि पैसे कहां से आया। इसीलिए जो है अब कंपनी के व्यापारिक जो कार्य है उससे जो मुनाफा मिलता है वो, और उनके जो राजस्व जो गतिविधियां है उससे जो मुनाफा मिलता है वो, दोनों को अलग किया जाए। व्यापारिक अकाउंट मतलब ट्रेड अकाउंट, उनका ट्रेड और कॉमर्स जो अकाउंट है, और इस तरफ जो है जो उनका फिस्कल अकाउंट है, दोनों को अलग कर दिया जाए। इससे एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कंपनी जो है मुनाफा में जा रहा है कि घाटा हो रहा है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये, तो इस प्रकार से है, ठीक। अब चूंकि अब इनको राजनीतिक गतिविधियां बहुत बढ़ भी गए हैं, ठीक। इनके साथ साथ जैसे बताया था मैंने जो है, जैसे बताया था मैंने कि अब क्योंकि जो है कई और भी कंपनियां जो है यहां मांग कर रहे हैं, और भी कई कंपनियां मांग कर रहे हैं कि वहां भी भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, और इसी वजह से इस चार्टर एक्ट में
तो 1793 का चार्टर था और उनके जो है कालखंड जो है वो 20 वर्ष के लिए था, तो ये समाप्त होने वाले थे। तो नए अधिनियम, नए चार्टर की तो आवश्यकता था ही, नए चार्टर की आवश्यकता था ही। इसीलिए जो है 1813 का चार्टर 1793 के चार्टर के बाद, ठीक, 1793 के चार्टर, 1793 के बाद 1813 का चार्टर। और ये चार्टर भी कितने अवधि के लिए है? 20 वर्ष के लिए है। कब के लिए है? 20 वर्ष के लिए, ठीक। जिनमें एक प्रावधान तो डिस्कस कर ही दिया मैंने, दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया इसमें, दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान कर दिया गया इसमें, दोबारा कैसे आ गया है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान कर दिया गया कि अब भारत में जो ब्रिटिश कंपनी जो है, जो व्यापारिक गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, उनके व्यापारिक जो एकाधिकार बना हुआ था अभी, ठीक है, उनको समाप्त कर दिया। समाप्त करने का मतलब यह है कि भारत में अब ब्रिटेन से और भी कंपनी जो है यहां पर व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए आ सकते हैं, पहले जबकि वो वैसा वो नहीं था। हालांकि अभी भी जो है, हालांकि अभी जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करते ही है। हालांकि अभी भी जो है ब्रिटिश कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक गतिविधियों को संचालित कर ही रहे हैं, मगर अब बाकी और कंपनी आ गया, मगर अभी भी एक अधिकार किस पर? चाय का और साथ में चीन के साथ व्यापार का, वो अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में बना हुआ है। तो एग्जैक्टली ये कहा जा सकता है कि अभी कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त नहीं हुए, मगर एकाधिकार उनका समाप्त हो गया, एकाधिकार उनका समाप्त हो गया। समझ में आ रहा है ये? ठीक। अब इसके साथ साथ जैसे बताया मैंने कि व्यापारिक खाते को अलग कर दिया गया और राजस्व खाते से है। इनके साथ साथ जैसे बताया मैंने कि ये जो है भारत में जो है अब जो 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 ईसाई धर्म के मानने वाले उनके जो अनुयायी वर्ग है, ठीक है, उनके जो प्रचार प्रसार में जो काम करते हैं, उनको भारत में आने, ठीक है, भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, लोगों को प्रबुद्ध बनाने उसके नाम पर, और साथ में वहां जो है कई धार्मिक जो गतिविधियां हैं उनको संचालित करने का और निवास करने का अनुमति लेकर के ये जो है प्रावधान इसमें किए गए। मतलब अब जो है धर्म के प्रचार के लिए भी जो है भारत में कोई ब्रिटिश धर्म के प्रचार के लिए भी भारत में वहां आकर के तो आने की अनुमति, और आने के बाद यहां पर जो है धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति, और साथ में यहां पर जो है निवास करने की भी अनुमति। ठीक, तो एक प्रकार से देखा जाए तो नाम एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो बहाना किस प्रकार का है कि हम प्रबुद्ध बनाएंगे, उनको बुद्धिमान बनाएंगे, कि उनको थोड़ा सभ्यता सलीका सिखाएंगे, इस तरह से ये। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि भारत में ये जो प्रक्रिया शुरुआत हुआ, धीरे धीरे एक तरह कह सकते हैं कि ये भारतीयकरण से जो है पश्चिमीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। उसके बाद समझ में आ रहा है ये, ठीक, उसके बाद फिर साथ में यही प्रावधान किया गया कि वो ईसाई मशीनरीज तो भारत आएंगे ही आएंगे, इनके साथ साथ जो व्यापारी वर्ग है वो भी आएंगे भारत के साथ व्यापार करेंगे, ठीक है, मुनाफा कमाएंगे, उस पैसे को फिर से और भारत में ही लगाएंगे, फिर मुनाफा कमाएंगे। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो इस प्रकार से जो है और मुनाफा कमाएंगे तो कुछ लोग क्या है, कुछ लोग जब तक व्यापार गतिविधियों को संचालित करे तब तक यहां पर रहेंगे, और उसके बाद पूरा बोरिया बिस्तर समेटकर अपना वापस फिर ब्रिटेन चले जाएंगे। मतलब एग्जैक्टली उनको भारत में रहना ही नहीं है। समझ में आ रहा है ये? तो सभाई के क्या करेगा, जितना भी कमाएगा सबको कहां लेके जाएगा? ब्रिटेन लेके जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में पैसा कमाया, सोना चांदी और बाकी धन दौलत इकट्ठा किए, और पूरे को कहां लेकर चले गए? ब्रिटेन लेकर चले गए। तो सभाई के भारत फिर से और क्या बन गया? गरीब। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से भारत क्या है? गरीब बनता गया। छत्तीसगढ़ भी जो है इसी घटनाक्रम में, इसी प्रक्रिया में क्या है, गरीबी राज्य बन गया। ठीक है, और इसीलिए हमने जो है क्या है 1950 से जो है हमने क्या नारा दे रखा है, गरीबी हटाओ का, और आज भी हम क्या कर रहे हैं, गरीबी हटा ही रहे हैं। अब गरीबी हटाने के लिए हमने जो है सशक्तिकरण, चाहे महिलाओं का हो चाहे इस तरफ युवाओं का हो, ठीक है, बीमा सखी योजना, चाहे कृषि सखी योजना, चाहे बैंक सखी योजना। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, ऐसे बहुत सारे और जो है, तो ये सब क्या है, बहुत सारे सब योजनाएं हैं जो किस लिए है, गरीबी। अब कुछ लोग को गरीबी का दुष्चक्र भी कह देते हैं, ये भी जानते हैं गरीबी का दुष्चक्र। किताब भी लिख डाला कि भारत से कैसे जो धन पलायन हो रहा है, किसने लिखा? ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखा?
दादा भाई नौरोजी ने। और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसने बताया कि भारत से धन कैसे पलायन किया जा रहा है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त, उसने लिखा था। ये सब ध्यान में रखेंगे। ठीक इस प्रकार से क्या हुआ, धन प्रचार के लिए और व्यापार गतिविधियों के लिए भारत में आए और उनको निवास करने की अनुमति मिल गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ कंपनी की जो आय है, ठीक है, कंपनी की जो आय व्यापारिक गतिविधियों से और राजस्व वसूल करता है उससे, तो व्यापारिक गतिविधियों से पैसा जो प्राप्त हो रहा है उसको तो ये लगाने वाले है नहीं, वो हमसे ही पैसा वसूल करेंगे। और उन्हीं में से अब पहली बार ऐसा कह रहे हैं कि हम भारत में उन लोगों के लिए जो उन क्षेत्र में पर उनके अधिपत्य क्षेत्र में जो शासन करता है, उन क्षेत्रों में वहां जो है 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वहां खर्च करेगा। मगर किस प्रकार से शिक्षा, इनका मनसा है कि पश्चिमी शिक्षा देंगे और उनकी जो भाषा है अंग्रेजी उसमें वो देंगे। ठीक है, इससे जो है इस यहाँ के लोग क्या होंगे, शिक्षित होंगे। और शिक्षित वो एक्चुअल में देखा जाए तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कर रहे हैं कि उनको चपरासी और प्यून जैसे कुछ लोग कर्मचारी बना सके। समझ में आ रहा है? इस तरह का ये, तो ये एग्जैक्टली क्या हुआ कि 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान तो किया गया, मगर ठीक है जैसे भी करके 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, मगर यहां भी जो है प्रावधान जो किया गया था वो विवादित हो गया। विवादित इस प्रकार से हो गया कि शिक्षा किसकी दिया जाए, शिक्षा किस भाषा में दिया जाए, शिक्षा जो है किसकी दिया जाए और शिक्षा जो है किस भाषा में दिया जाए। कोई कहता है पश्चिमी शिक्षा और कोई कहता है प्राच्य शिक्षा। पश्चिमी शिक्षा मतलब वेस्टर्न एजुकेशन की बात कर रहा हूं, और प्राच्य मतलब जो भारत की जो प्राचीन जो परंपरागत शिक्षा जो पद्धति है उनको बात कर रहा हूं मैं ये। अब कुछ लोग जो है मिलीजुली प्रकार का जो है कहते हैं कि उसको भी आवश्यकता है और हमें इनको भी आवश्यकता है। समझ में आ रहा है इस प्रकार से? ठीक है, जैसे कि राजा राममोहन राय जो है, राजा राममोहन राय जानते हैं, ठीक है, सुधार, तो वो पश्चिमी शिक्षा के भी समर्थक थे, पश्चिमी शिक्षा के भी समर्थक थे और कई लोग थे ये। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है 1 लाख का प्रावधान किसमें, 1813 के चार्टर में। इनके साथ साथ जो है इस अधिनियम में यहां भी प्रावधान किया गया, 2 बताया मैंने, ईसाई मिशनरीज का और साथ में 1 लाख रुपए खर्च करने का। इनके साथ साथ जो है तीसरी जो बातें ध्यान में रखना है, इस 1783 के 1813 के चार्टर में वहां क्या था कि इस अधिनियम ने भारत में जो स्थानीय जो सरकार, ठीक है, स्थानीय जो सरकार है, इस अधिनियम ने भारत में जो स्थानीय जो क्षेत्र है उस पर कर लगाने का प्रावधान किया गया। ये प्रावधान पहली बार था। ऐसे कुछ कुछ चीजों को दिमाग में रखेंगे, ये ऐसे कुछ कुछ चीजों को दिमाग में रखेंगे। भारत की जो स्थानीय सरकारों को जो है अपने क्षेत्र में वहां कर लगाने का अधिकार दिया। कर लगाने का अधिकार का मतलब यह हो रहा है एक्चुअल में कि अब स्थानीय जो संस्था है वो क्या कर सकता है, करों की वसूली कर सकता है। और करों की जो वसूली करेंगे तो भाई के जब कर की वसूली करेंगे और मालिक की उल्लंघन किया, मतलब वहां अगर करों की वसूली में सहयोग नहीं करता है या फिर कर जमा नहीं करता है तो उनको दंड देने का भी शक्ति। ठीक इस प्रकार से जो है ये सब प्रावधान किसके है, 1813 के हैं, 1813 के है। एक प्रावधान इसमें और भी साथ में यह बता दूं मैं, वहां क्या था कि अब जो है इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी की जो भागीदार है, कंपनी के भागीदार का मतलब क्या होता है, कंपनी की स्टेब्लिशमेंट में जो है जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, मतलब जो उनके शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूं मैं, उनके जो है शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूं। अब उन जो कंपनी के जो हिस्सेदार है, कंपनी के जो हिस्सेदार है, उन हिस्सेदारों को जो है, उन हिस्सेदारों को पहले तो स्वाभाविक है उनको जो व्यापारिक गतिविधियों संचालित करके जो मुनाफा कमा रहे हैं उनमें तो लाभ मिलता ही था, मगर अब भारतीय राजस्व मतलब भारत में जो करों की वसूली किया जाता है, भूमि कर के रूप में किसान से जो करों की वसूली किया जाता है, ठीक है, उस राजस्व से अब 10.5% जो लाभांश जो दिया जाना है उनको, एक तरह से यहां भी क्या हुआ, भारत से धन का पलायन का हिस्सा हुआ। तो होम चार्जेस में यहां भी सम्मिलित होंगे। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, इस तरह से। तो इस प्रकार से भारत में क्या है, भारत से धन का लगातार निरंतर क्या है पलायन होता चला गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये 1813 का अधिनियम कानून चार्टर एक्ट। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट चार्टर मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, 1835 का।
1833 का। 1833 के चार्टर है, उस समय तक स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। ठीक है, क्योंकि वेलेजरी जो है 1802 में आए थे और उसके बाद उसे सहायक संधि किया, और हैदराबाद और कई और नागपुर भी है, सतारा नागपुर वगैरह भी है, कई रजवाड़े से उन्होंने सहायक संधि कर रखा है। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी के जो राजनीतिक गतिविधियां जो है बहुत बढ़ चुका है, व्यापारिक गतिविधियां जो है अब उस पर उतना ध्यान वो नहीं देते। ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से जो है अब उनको एक व्यापारिक संस्था के स्थान पर देखा जाए तो वहां एक राजनीतिक संस्था ही बन चुका था, वहां एक तरह से राजनीतिक संस्था ही बन चुका था। ठीक है, और इसी वजह से अब उनको व्यापारिक गतिविधियों से पूर्णतः मुक्त करना था। यही कारण है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक नया चार्टर पारित किया गया। 1813 की जो चार्टर थे, क्योंकि उनकी अवधि 20 वर्ष का था और वो समाप्त भी हो रहे थे, इसीलिए जो है नए चार्टर आगामी 20 वर्षों के लिए, मगर ये उस तरह का नहीं है जैसे कि पहले का हुआ करता था। पहले के जो चार्टर थे या फिर पहले जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिन क्षेत्रों पर वह अपना आधिपत्य स्थापित किया है, जिनको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र वो कहते हैं, उस पर वहां कंपनी के द्वारा शासन किया जाता था, कंपनी के नाम से शासन किया जाता था। मगर इस चार्टर जो है 1833 ने, इसने एक मेजर परिवर्तन या फिर एक मौलिक परिवर्तन किया। मौलिक परिवर्तन यह किया कि अब जो शासन किया जाएगा इस ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में, वहां कंपनी के नाम पर नहीं, बल्कि अब किनके नाम पर? ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। ये समझ में आ रहा है जो मेजर चेंजेस की बात कर रहा हूं मैं ये? ठीक है, तो इस प्रकार से तो एक तरह से क्या कह सकते हैं कि 1833 के जो चार्टर है, ये जो चार्टर है कंपनी पर और सर्वाधिक नियंत्रण कह सकते हैं। नियंत्रण जो है, अब तक नियंत्रण थे उनमें कई गुना नियंत्रण की मात्रा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब वो स्वयं के नाम से शासन नहीं कर रहे हैं, अब वो शासन किसके नाम से कर रहे हैं? ब्रिटिश क्राउन के नाम से। ठीक है, तो इसमें टेक्निकली इन सब प्रावधानों को आपको डायरेक्टली याद रखना है एक्चुअल में। वो समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं बार बार ये? ठीक है, तो इस प्रकार से अब जो है भारत में कंपनी जो शासन करेगा वो स्वयं के नाम पर ना करके वहां जो है ब्रिटिश सम्राट के नाम पर। हालांकि अभी ब्रिटेन की जो सम्राट है प्रत्यक्षतः भारत में शासन वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ दूसरा प्रावधान मैंने क्या है इसमें कि यहाँ जो है ब्रिटिश कंपनी अभी व्यापारिक जो गतिविधियां भी संचालित कर रही थी, क्योंकि राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, उनके जो कार्य है वो बढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसी वजह से व्यापारिक गतिविधियों का जो भार है उनको वो छोड़ना चाहता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अब एक तो जो है व्यापारिक जो एक अधिकार बना हुआ था चीन और चाय के साथ, वो भी समाप्त कर दिए गए, और इनके साथ साथ जो है इनकी व्यापारिक गतिविधियां लगभग पूर्णतः समाप्त हो गई। और अब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो केवल और केवल ये विशुद्ध रूप से क्या बन गया? वहां एक राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बन गई, एक निकाय बन गया। ठीक, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1833 के चार्टर से ये। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है इसे अधिनियम में दूसरा प्रावधान जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि इस चार्टर ने जो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट थे, उसमें जो केंद्रीय प्रशासन का जो नींव स्थापित किया गया था, उस नींव पर यहां एक तरह कहा जाए इमारत बन गया। कैसे? वहां पर जो है बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यही थे 3 प्रेसिडेंसी। तो 3 प्रेसिडेंसियों में जो है जो सर्वोच्चता किसको मिल गया था? बंगाल को मिल गया था। उनके गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, मगर अब वैसी सेम स्थिति, मगर हाँ उस समय ये जो 2 बंगाल, 2 मद्रास और बॉम्बे है, उनके पास भी तो कुछ अधिकार है, कम हुआ है। ठीक है, मगर इस 1833 के चार्टर ने जो बड़ा बदलाव किया कि उनकी जो विधायी शक्ति था, किनकी बात कर रहा हूं मैं? जो बंगाल, जो मद्रास और बॉम्बे के पास जो विधायी शक्ति था, उनको समाप्त करके जो है वो पूरी शक्ति किसके पास में आ गया?
वो पूरी शक्ति किसके पास में आ गया? भारत के पहले बंगाल की गवर्नर जनरल थे, मगर अब उनको एक नए पद के नाम से, जिनको कहा गया भारत का गवर्नर जनरल, इस भारत की गवर्नर जनरल में वो पूरी शक्ति जो है निहित हो गई है, पूरी शक्ति जो है निहित हो गई। तो एक तरह से कहा जाए जो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र है, उस ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र के लिए एक बंगाल के गवर्नर, जिनको पहले कहे जाते थे, मगर अब उनको क्या कहा जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत के गवर्नर जनरल के जो है मार्गदर्शन में, अधीक्षण में, मद्रास और बॉम्बे में जो गवर्नर जनरल है वो सिर्फ उनके एक अभिकरण के रूप में है, उनके सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में है। ठीक है, उनके कार्यकर्ता के रूप में। पहले उनके पास कुछ विधायी शक्तियां थे, ठीक है, मगर अब विधायी शक्ति पूर्णतः समाप्त। तो इस प्रकार से क्या हुआ? ब्रिटिश अधिपत्य जो भारत है उसमें केंद्रीय प्रशासन जो शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था, वो अब पूरी तरह से जो है मजबूत हो गया है, और पूरी शक्ति जो है एक तरह से कहा जाए तो केंद्रीय स्तर पर जो है, केंद्रीय स्तर में निहित हो गया। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो ये कब की बात कर रहा हूं मैं? 1833 के चार्टर से। इसलिए कहता हूं कि नागरिक और जो सैन्य शक्ति है ये पूरे के पूरे किस में निहित हो गया? गवर्नर जनरल में। तो स्वाभाविक है अब क्या करेगा? ये पूरी उस ब्रिटिश अधिपत्य वाले क्षेत्र पर अपना जो है शासन करेगा। कौन? भारत का गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग। ठीक है, कौन थे? विलियम बेंटिंग। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अब संपूर्ण जो ब्रिटिश अधिपत्य वाला जो क्षेत्र है उसमें सरकार का निर्माण कौन करेगा? गवर्नर जनरल करेगा भारत का। और गवर्नर जनरल जो है उसके नेतृत्व में जो सरकार बनेगा, वही सरकार और उनकी जो विधायी संस्था है, उनकी जो वित्तीय संस्था है, उनकी जो कार्यकारी गतिविधियां हैं, वो पूरे के पूरे का संचालन कौन करेगा? गवर्नर जनरल के नेतृत्व में बनी हुई सरकार ही करेगा। ठीक, इस प्रकार से इसलिए कहते हैं कि इसने क्या किया? केंद्रीकरण की जो मात्रा है, ठीक है, और उनकी जो कठोरता है उनको और बढ़ा दिया। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो फैक्चुअली इनको याद करने के प्रयास, दिमाग में रखने के प्रयास करो कि एग्जाम में जो है ये तथ्यात्मक रूप से ऐसे जैसे पूछते हैं ये, और कई बार ऐसे पूछे हुए हैं ये। ठीक, इसके बाद फिर जो है यहां तक स्पष्ट है? ठीक है, अब इसके बाद फिर जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 33 का चार्टर है, इसमें और भी जो बातें हैं ये। अब जैसे बताया, ये तो मैंने बताया कि कार्यपालिका के रूप में बताया कि गवर्नर जनरल भारत का जो है वहां इस ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र में सरकार बना करके वहां जो है कठोरता से जो है शासन करेगा, मतलब शक्तियां पूरी उसमें उनके पास में निहित हो गया है और प्रांतों के पास में अब कोई विधायी शक्ति जैसे नहीं है। ठीक है, तो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था पूर्णतः स्थापित हो गया कठोरता से। ठीक है, मगर साथ में अब दूसरी बातें ले रहा हूं मैं ये। ठीक है, जो विधायी है उनके पास में, तो ब्रिटिश अधिपत्य जो क्षेत्र है संपूर्ण, उस पर विधि निर्माण का जो प्राधिकार है, प्राधिकार का मतलब ये हुआ एग्जैक्टली कहा जाए जिनके पास में वैधानिक अधिकार है कि वहां विधि बना सकता है। अभी एग्जैक्टली ऐसे कोई संस्था था ही नहीं। पहले बताया था मैंने कि गवर्नर जनरल बंगाल के जो हुआ करते थे उनके पास पहले 4 थे रेगुलेटिंग एक्ट में, और फिर बाद में 1784 के एक्ट में, पिट्स एक्ट में उनको 3 कर दिया गया था। तो एक तरह कह सकते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल के पास अभी जो है कार्यकारी परिषद ही बस है, कोई विधायी परिषद नहीं है। इसी वजह से जब भारत के गवर्नर जनरल को जब कोई विधि बनाना हो, जब कोई कानून बनाना हो, तब उस समय स्वाभाविक वो संस्था जो है कार्यकारी परिषद के भी सदस्य उसमें, और साथ में एक अन्य जो विधि के बारे में विशेष ज्ञान रखता है ऐसा कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से, कब? जब कानून बनाने हो उसी समय वहां उस परिषद का हिस्सा होगा, उसी समय वहां परिषद का हिस्सा होगा। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ठीक, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि गवर्नर जनरल और उनका जो परिषद, जिनको पहले कार्यकारी परिषद कहते थे, जिनमें 3 सदस्य हुआ करता था, उसमें अस्थायी रूप से एक और सदस्य जो कानून के बारे में विशेष ज्ञान रखते हैं, उनको सम्मिलित करके एक
दूसरा परिषद, उनको सम्मिलित करके एक दूसरा परिषद जो कानून बनाने का काम करेगा। गवर्नर जनरल की जो है कानून बनाने में वहां सहयोग करेगा। समझ में आ रहा है ये? तो एक और सदस्य इसमें सम्मिलित किए तो कितना हो जाएगा? 4 सदस्य हो जाएंगे, 4 सदस्य हो जाएंगे। मगर वो चौथा सदस्य क्या है? विधि के बारे में तो जानकारी रखता है, मगर वहां क्या है? अस्थायी है। वहां क्या है? अस्थायी है। और ऐसे व्यक्ति जो है जो विधि के बारे में ज्ञान रखता है, विशेष ज्ञान रखता है, वो व्यक्ति जो है ऑलरेडी उपलब्ध है। क्या नाम है? क्या नाम है? लॉर्ड मैकाले। क्या नाम है? लॉर्ड मैकाले। यही जो है आगे जो है पहले विधि आयोग के अध्यक्ष भी बने। ये आगे जो है पहले जो है विधि आयोग के अध्यक्ष भी बने हैं। ठीक, इस प्रकार से चौथा व्यक्ति हो गया। तो अब ये परिषद जो बनाया, अब एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा, एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा कि ये गवर्नर है, ठीक है, इसको ऐसा नहीं है, ये यहां पर है, इसमें क्या है? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल दो प्रकार से काम, अब एक कानून निर्माण का और दूसरा जो है उस कानून को लागू करने का, लागू करना। ठीक है, तो कानून निर्माण के लिए अब ये गवर्नर जनरल के पास एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इनके पास संस्था केवल कितना है? इनके पास संस्था क्या है? इनके पास में क्या है? गवर्नर जनरल और इसके अलावा 3 और सदस्य। यही एक क्या है? इनका परिषद है। और इस परिषद को क्या बोलते हैं? समझ आ रहा ना? ये ठीक है। तो अब जब इसमें कानून बनाना हो तब इसी कार्यकारी परिषद में, इसी जो है कार्यकारी परिषद में जो है एक और व्यक्ति जुड़ेगा जो कानून का विशेष ज्ञान रखता है। ठीक है, तब यही परिषद क्या बन जाएगा? यही परिषद क्या बन जाएगा? विधायी परिषद। क्योंकि ये केंद्र का है इसीलिए इनको केंद्रीय विधायी परिषद कहेंगे, जिनमें कुल मिलाकर कितने मेंबर हो जाएंगे? 4 सदस्य। मगर उनमें भी चौथा सदस्य क्या है? अस्थायी है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये कहा जाए अब इसमें कि इस 1833 के चार्टर ने, एग्जैक्टली ये कहा जाए तो 1833 के चार्टर ने जो है एक ऐसा प्रावधान किया जिसने इस गवर्नर जनरल और उनकी जो परिषद, उनकी परिषद मतलब उनकी जो विधायी परिषद है, इस विधायी परिषद को जो है ये अधिकार दे दिया, शक्ति दिया कि वहां इस ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के रूप में के लिए कानून बना सकते हैं। मतलब अब ये एग्जैक्टली जो है किस रूप में काम करेगा? विधायिका के रूप में काम करेगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ, इसका परिणाम ये भी हुआ कि अब ये जो गवर्नर जनरल है, इनकी जो विधायी शक्ति है उसके लिए एक अलग संस्था है जो विधान परिषद है, और दूसरा जो है इस तरफ जो प्रशासनिक या फिर जिनको कार्यकारी शक्ति कहा जाए, उनके लिए एक संस्था कौन सी हो गई? कार्यकारी परिषद। तो एक प्रकार से जो है गवर्नर जनरल की सहयोग के लिए जब उनको कानून बनाना हो तब केंद्रीय विधान परिषद एक संस्था, वैसी जो है तब जब उनको कानून को लागू करना हो तब दूसरी संस्था जिनको कार्यकारी संस्था कहा गया। तो कार्यकारी संस्था में कितने सदस्य? 3 सदस्य। और विधायी जो परिषद है उनमें अस्थायी को भी सम्मिलित करके कितने सदस्य हुए? तो मिला के 4 सदस्य। समझ में आ रहा है ये? तो एक तरह कह सकते हैं कि भारत में जो है विधायिका का जो स्वरूप है,
या फिर विधायिका का जो संगठन में अब विधायिका संगठन में अब क्या है, भी केवल और केवल एक ही सदन है, जिनको हम सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं, केंद्रीय विधान परिषद। और इस तरफ जिनको हम कार्यकारी परिषद कर रहे हैं, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वही एग्जैक्टली उस समय भारत की सरकार था, ब्रिटिश आधिपत्य की सरकार। समझ में आ रहा है? तो ये कह सकते हैं कि भारत में अब शक्ति जो है, विधायी जो हुआ करता था और जो कार्यकारी शक्ति हुआ था, यहां से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। यहां से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इस प्रकार से अब जो है ये चौथे सदस्य इसमें सम्मिलित कर लिया गया। अब चौथे व्यक्ति जो है, चौथी जो सदस्य सम्मिलित किया गया, नाम मैंने बताया, क्या नाम है उसका, लॉर्ड मैकाले। ठीक है। और आगे चल करके जो लॉर्ड मैकाले जो है, वही जो है प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए थे, विधि आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से क्या हुआ कि पूरी शक्ति जो है एक सशक्त, मतलब सशक्त केंद्र, मतलब एक शक्ति जिसमें ब्रिटिश जो भारत के जो गवर्नर जनरल है उसमें ही निहित हो, इसके लिए एक सशक्त केंद्र की स्थापना के लिए इस अधिनियम ने 1733 के चार्टर ने मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की उनकी जो परिषद थी, परिषद की जो शक्ति है उनको कम कर दिया, उनकी जो स्वायत्तता था उनको कम कर दिया। और पूरे ब्रिटिश अधिपत्य वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि तो अब वहां पर शासन कौन करेगा, पूरी किसके नाम से, किसके प्राधिकार से किया जाएगा, कानून कौन बनाएंगे, वहां केंद्रीय विधान परिषद और गवर्नर जनरल, और साथ में लागू करने वाले कौन है, कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अब पूरे ब्रिटिश अधिपत्य वाले क्षेत्र में स्वाभाविक है, अगर वहां पर करों की वसूली के लिए कर आरोपण किया जाना है, कर आरोपण किया जाना है, तो स्वाभाविक है वो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र में अब किनके द्वारा लागू किया जाएगा, भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा। जैसे वर्तमान में जो है, जैसे वर्तमान में, मगर गवर्नर जनरल के द्वारा तो स्वाभाविक है कर लगाना अगर है तो उनके तो कुछ कानून बनाना पड़ेगा ना, उनके तो कोई मनमाना तो नहीं कर सकते, कुछ कानून बनाना पड़ेगा ना। ठीक है। जैसे वर्तमान में जो है भी स्थिति है, अगर भारत की जनता पर अगर 1 रुपया भी अगर टैक्स लगाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, पहले कानून चाहिए। समझ में आ रहा है ये? तो वैसे ही जो है, तो ये सब जो है, तो ये पूरे जो है ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र में कर आरोपण करना, ठीक है, उस पर कर लगाना, ठीक है, उस पर जो है वसूली करके, उनका संग्रहण करके उस पर जो है खर्च करना, तो वो सब कुछ जो है अब गवर्नर जनरल की अनुमति से ही होगा। जबकि जैसे वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, भारत सरकार यदि जो है 1 रुपए कर लगाता है तो भी, या फिर उनको जो संग्रह करने के बाद उनको खर्च करता है तो भी, भारत की जो संसद है और विशेष रूप से लोकसभा का उनको अनुमति लेना ही पड़ेगा। मतलब क्या है कि संसद की उनको अनुमति लेना ही पड़ेगा। बिना संसद की अनुमति के वहां कोई ना तो कर लगा सकता है और ना ही जो है 1 रुपए भी वहां खर्च कर सकता है। ठीक है। जबकि यहां पर वो शक्ति किसमें निहित है, किसकी अनुमति लेना पड़ रहा है, गवर्नर जनरल का। अंतर समझ में आ रहा है संविधान में और इस तरफ क्या है? ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अब गवर्नर जनरल है, बहुत ही उनकी शक्ति क्या है, बढ़ चुकी है। पूरी करता कर देखा जाए तो वही है भारत में। अब इस गवर्नर जनरल पर भारत पर नियंत्रण जो है रखने वाला कौन है, ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही एक तरह से अब ज्यादा सशक्त हो चुके हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ठीक है मगर अब उनकी जो है जो सहभागिता है इस तरह से गतिविधियों में, क्योंकि सब कुछ क्या है, रणनीतिक है, प्रशासकीय है, शासकीय है। इनके साथ साथ जो है इस 1833 के चार्टर में एक प्रावधान और किया गया, एक प्रावधान और भी किया गया। ये प्रावधान ऐसे हैं, ये प्रावधान है ऐसे जो बहुत अच्छे हैं, विशेष रूप से भारतीयों के लिए। ये अलग बात है कि ये लागू नहीं हुआ, भारत के लिए अच्छे हैं। अच्छे दिन आने वाले जो है प्रॉमिस बहुत पुराने समय से किया जाता रहा है। 1833 की इस चार्टर में भी लगभग वैसे ही कुछ प्रावधान किए गए कि अब आगे जो ब्रिटिश ताश
की सेवा में जो अधिकारी जो नियुक्त होते हैं उनके लिए पहले तो उनका मनोनयन कर दिया जाता था, जान पहचान और जो कुछ इस तरह के ब्रिटेन के लोगों को। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं ये? मगर अब क्योंकि वहां भी कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो नॉलेज तो रखते हैं ठीक ठाक, मगर उनकी कोई जान पहचान नहीं है, इसीलिए उनकी कोई नियुक्ति नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो है दबाव तो सरकार ऊपर बनाएंगे ना, पार्लियामेंट में बनाएंगे वो लोग वो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्रावधान किया गया 1833 के इस चार्टर में कि अब खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से कंपनी की जो सिविल सर्वेंट है उनके लिए चयन के लिए जो है एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग करता है, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम्स करवाते हैं, और छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग जो है स्टेट सर्विस एग्जाम जो करवाते हैं, इस तरह से ये। ठीक है, मगर ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो है विरोध के बाद इस प्रावधान को जो है रद्द कर दिया, उनको लागू नहीं किया गया। ठीक है तो अच्छे प्रावधान थे मगर उनको लागू नहीं किया गया। तब की बात कर रहा हूं मैं, ये 1833 में है, और यही आगे चल करके फिर जो है 53 के जो चार्टर आए उसमें प्रावधान थे, लागू भी किया गया आगे। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट ये था, इसमें पहली बार ये प्रावधान किया जा रहा था, और इनमें विशेष रूप से ये प्रावधान किया जा रहा था कि सरकारी नियुक्ति में जाति और वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जाति और वंश के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये था, अगर देखा जाए तो ये सरकारी जो नियुक्तियां होती है उनमें जातिगत जो विभेदीकरण था उनको वो समाप्त करके समानता लाने का एक अच्छा प्रयास कह सकते हैं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में ये लागू नहीं हुए। ठीक है, और 20 साल तक आगे इंतजार करना पड़ गया। ठीक, इसके साथ साथ जो है इसके साथ साथ इस अधिनियम में ये भी प्रावधान किया गया। ठीक है, जैसे बताया था मैंने, भारत में ब्रिटिश लोग तो यहाँ पर आने बड़ी मात्रा में शुरू कर ही दिए थे, और वो ईसाई मशीनरीज जो है भारत में आते थे बड़ी मात्रा में, और उनको मुफ्त में बड़ी मात्रा में जमीन वगैरह तो दे ही देते थे, 10 एकड़ 15 एकड़ 30 40 एकड़ जमीन, कई हेक्टेयर जमीन उनको ऐसे देते हैं ना, ये वो सब उसी कालखंड में दिए गए हैं। ठीक है, और यही कारण है कि उस तरफ जो जसपुर में कौन सा है, खुरी, जहां पर एशिया का लार्जेस्ट जो है क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये इस तरह का ये। ठीक, तो एग्जैक्टली जो है देखा जाए तो ये जो है, तो इसमें अब एक्चुअली और साथ में क्या हो रहा है कि अब इसमें जो है जो ब्रिटिश नागरिक जो भारत जो आते हैं, अब उनको वो अनुमति पत्र लेकर तो आते ही है। ठीक है, अब वो जो है यहाँ पर निवास करेंगे, जमीन खरीदेंगे, और फाइनली जो है मुनाफा कमाकर लाभ में उनको बेच देंगे और यहां से वापस भी चले जाएंगे। ठीक, इस तरह से तो ये सब प्रावधान कर दिया गया। इनके साथ साथ इस अधिनियम में एक थोड़ा सामाजिक, एक तो बताया था मैंने वो 1800 एक बताया था 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान, कब के अधिनियम में 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान शिक्षा पर 13 वाले अधिनियम में, तो वो एक सामाजिक काम था देखा जाए तो वो, मगर बताया मैंने कि वो विवादित रहा और लंबे समय तक तो उसको लागू किए ही नहीं हमने। ठीक है, मगर वैसी जो एक और अच्छा कह सकते हैं, ठीक है, अच्छा कह सकते हैं, वहां क्या है, दास प्रथा। वहां क्या है, दास प्रथा। दास प्रथा मतलब क्या हुआ, दास चाहे दास हो चाहे वहां देवदासी हो, दास हो चाहे वहां दासी हो, एग्जैक्टली है। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, ये भी जो है गुलामी का ही प्रतीक है, ये भी एक तरह से क्या है, गुलामी का प्रतीक है। तो दास प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, दास प्रथा को जब गैर कानूनी घोषित करेंगे तो स्वाभाविक है अब कोई व्यक्ति दूसरे को कोई दास नहीं बना सकता। ठीक है, दास नहीं बना सकता। तो दास बहुत बड़ी मात्रा में, दास और दासियां जो है बहुत बड़ी मात्रा में विशेष रूप से मंदिरों में भी हुआ करते थे। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं, ये विशेष रूप से क्या है, मंदिरों में, और ये बहुत रिसेंट समय तक भी रहे हैं क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, दास प्रथा को भी गैर कानूनी घोषित किया गया। और जैसे कि बिल्कुल वैसे समझ लीजिए, ये 43 का ईयर है ना, और इसी समय जो है वो नर बलि को भी जो है अवैध ठहराया गया था, अवैध घोषित कर दिया गया था। और उसी समय क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में
तीन चार दिन पहले ही मैं इनको पढ़ाया है। बेरिया विद्रोह, समझ में आ रहा है? सेम स्थिति है ये, ठीक है, सेम स्थिति है ये। और बस्तर में फिर वो दास प्रथा के अंत 40 में अगर देखें, 1840 में शासन कौन कर रहा है इस तरफ? मराठा शासन कौन है? रघुजी थर्ड। कौन है? रघुजी थर्ड। ठीक इस प्रकार से कि दास प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और गवर्नर जनरल के द्वारा आदेश पूरे ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र में, और यहां तक कि जो है जो अन्य जो उनके जो अधीनस्थ जो करद क्षेत्र के रूप में जो काम करते थे उनमें भी जो है, मतलब जहां जहां पर उनका नियंत्रण, जैसे कि बस्तर पर भी जो है उनका आदेश था, बस्तर पर भी आदेश नरबली को लेकर के और साथ में क्या है, दास प्रथा को अंत करने को लेकर के। ये सब प्रावधान किस में थे? ये 1833 के चार्टर में। अब 1833 के जो चार्टर है इनके बाद तो स्वाभाविक है, अब क्योंकि इनके व्यापारिक गतिविधियां तो बहुत समाप्त हो चुका है पूर्ण रूप से कहा जाए, और इनके स्थान पर अब इनके जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो क्या है, तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। अब ये केवल एक व्यापारिक संस्था जो है नहीं है, अब इनकी पूरी व्यापारिक जो पहचान था वो समाप्त हो गया है। अब वो क्या है, एक राजनीतिक संस्था है, राजनीतिक निकाय है, और ये दिल्ली क्या करता है, अब वो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र में वो शासन करता है। ठीक, अब उनको जो है और शासन की गतिविधियां तो ठीक है, मगर इनके साथ साथ दूसरी और बड़ी गतिविधियां जो बढ़ रही थी वहां क्या था, 1857 की जो क्रांति की जो पृष्ठभूमि है उनका पूरा निर्माण हो चुका था। 57 की जो क्रांति की जो पूरी घटनाएं हैं वो कई अलग अलग घटनाएं हैं, जानते हैं, उन सबको समेकित रूप से क्या है, वो एक क्रांति है जो 1857 में घटित हुआ। तत्कालीन समय में जो है भारत के वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, जिसका जो है एक सिद्धांत है, जिनका एक सिद्धांत क्या है कि एक जो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र जितना उनका हो चुका है और जितना वहां कर सकता है, जैसी भी तरीके से कोई भी नीति से हो, कोई भी नीति से हो, ठीक है, चाहे वहां जो है ठीक तरीके से हो या फिर जो है जबरदस्ती ही क्यों ना हो, उनको ब्रिटिश अधिपत्य वाले क्षेत्र में मिला करके एक एक बड़ा भारत बनाने का वहां मंशा रखता है, और उस बड़े भारत का वहां क्या बन गया, क्या बने, गवर्नर जनरल बने। यही स्थिति है ना एक्चुअल में। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, लगभग ये समझ लीजिए कब से, 1848 के बाद से यही स्थिति है ना। ठीक है, और कहां तक पहुंच गए हम लोग, जो है कहां तक पहुंच गए हम लोग, 50, 51, 52 और 53, 50, 51, 52 और 53। क्योंकि वो 1833 के जो चार्टर है उसका भी जो है अवधि जो है समाप्त होने वाला था। 1833 के चार्टर के जो एक्ट के जो अवधि है वो भी जो है समाप्त होने वाला था। तो एक नए चार्टर की आवश्यकता था ही, नए चार्टर की आवश्यकता था ही। तो स्वाभाविक है, अब नए चार्टर की आवश्यकता है तो फिर नए चार्टर बनाएंगे। तो क्या है, नए चार्टर बनाएंगे। अब नए चार्टर बनाएंगे तो स्वाभाविक के पहले के कालखंड जो है 20 वर्ष के लिए थे, ठीक है, तो अब 33-53 में क्या है वो समाप्त हो रहे हैं, तो नए चार्टर बनाए जाए। नए चार्टर बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, कौन सा है, 1853 का चार्टर, जिनके बारे में जो हम कल बात करेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा तेजी से खत्म हो जाएगा, कल तो काफी सारा कुछ खत्म हो जाएगा और ये आने वाले 1-2 दिन में पूरा चार्टर खत्म हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, उसके बाद फिर संविधान का निर्माण थोड़ा स्पीडली लेंगे इनको, और ठीक है, चीजों को याद करने का प्रयास करो। इनके प्रावधान से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और हर साल छत्तीसगढ़ पीएससी में लगभग हर साल जो है इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस 1 नंबर के लिए देखो हम कितने पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो बाकी जो बातें हम कल करेंगे। थैंक यू।